एंड वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेल यूनिवर्सिटी। सो आई होप आप सब ने बिजनेस एनालिटिक्स की प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट था वो देख लिया है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड वन पार्ट। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको वेक्टर तक और उसके बाद मैट्रिक्स तक आपको करा दिया था, तो आज की वीडियो में हम उसके आगे का करेंगे। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखा है, जो थ्योरी वाली वीडियो थी यूनिट 3 की, तो पहले आप जाके वो देखो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं समझी है तो आपको यहाँ भी समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे एरे क्रिएट करना। देखो, एरे जो है ना वो मैट्रिक्स का एक एक्सटेंशन है, लेकिन एरे 3 डायमेंशन होता है। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स 2 डायमेंशन होता है और एरे जो है वो 3 डायमेंशन होता है। तो एरे क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एरे फंक्शन का यूज करना होगा। ठीक है, ARRAY एरे फंक्शन। देखो, ये एरे फंक्शन आ गया है, इसका आपको यूज करना होगा। अब इसके अंदर किस तरीके से आपको आर्गुमेंट देने हैं वो ध्यान से समझना। देखो, जैसे मैट्रिक्स में मैंने बताया था आपको कि मल्टीपल्स में होना चाहिए। आप जो भी डायमेंशन रख रहे हो उसके मल्टीपल्स के हिसाब से ही आपको वैल्यू देनी है। तो एरे में भी सिमिलर तरीके से जो भी आप डायमेंशन रखोगे उसी के मल्टीपल्स के हिसाब से आपको वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको डायमेंशन भी देनी होती है, जैसे मैट्रिक्स में देनी होती थी ना, उसी तरीके से। अब यहाँ पे आप 3 डायमेंशन तक दे सकते हो, क्योंकि जो एरे है वो 3 डायमेंशन होता है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 3, 3 एंड 2। ठीक है, अब ये करने के बाद 2। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारा किस तरीके से एरे क्रिएट होके आता है। शिफ्ट एंटर। इस पूरे कोड को अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। ये कोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। अब मुझे अपना एरे देखना है कि किस तरीके से बना है, तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगी। प्रिंट एरे, प्रिंट एरे। और यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद देखो मेरा एरे किस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से हमारा पूरा एरे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 9 तक एंड सेकंड वन में 18 तक, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दिया है। ओके, अब जिस तरीके से आप वेक्टर में और मैट्रिक्स में अपने जो एलिमेंट्स है उनको एक्सट्रैक्ट करते थे, वैसे आप एरे में भी एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सिमिलर तरीके से। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट करके दिखाती हूँ। लाइक मैं अपने एरे में से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ जो कि फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है और उसके भी फर्स्ट स्लाइस में है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 4। ठीक है, दैट इज फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम और उसका भी फर्स्ट स्लाइस, तो दैट इज 4 हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें काम कर सकते हो, डिफरेंट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एरे की डायमेंशन चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे, आपको यहाँ पे डिम एरे ये लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख रहे हो ये डायमेंशन का फंक्शन था, हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हमें इसी को लिखना है। और एरे ARRA हमारे एरे का नाम था, इसको हमें मेंशन करना है एंड देन उसके बाद हम नई डायमेंशन देंगे। ध्यान रखना, डायमेंशन भी आपको वेक्टर फॉर्म में देनी है। वेक्टर कैसे फॉर्म होता है वो मैं पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। अब मेरे को इसकी डायमेंशन चेंज करनी है टू द 6 एंड 3। ठीक है, डायमेंशन मैंने दे दी, नई डायमेंशन। अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखो, यहाँ पे डायमेंशन तो चेंज हो गई है। अब मैं फिर से अपने एरे को प्रिंट कराती हूँ और देखती हूँ आंसर क्या है। देखो, यहाँ पे हमारी डायमेंशन चेंज हो गई है। पहले 2 स्लाइस थे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, बट आप देख सकते हो कि अब पूरा एक ही स्लाइस है, क्योंकि मैंने ये जो थर्ड वाली वैल्यू थी वो नहीं दी है, सिर्फ 2 ही वैल्यू दी है। सो इस तरीके से आपका एरे काम करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज लिस्ट। अब देखते हैं कि लिस्ट कैसे क्रिएट होती है। देखो, जो भी लिमिटेशन एरे और मैट्रिक्स की थी ना, वो सारी की सारी लिमिटेशन को ओवरकम करता है लिस्ट। अब क्या लिमिटेशन थी उसके लिए जाके देखो तुम थ्योरेटिकल वीडियो। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें लिस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। देखो किस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैं लिस्ट यहाँ क्रिएट कर रही हूँ एल से, और लिस्ट क्रिएट करने में मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। उसके अंदर मैं नंबर भी डाल सकती हूँ, साइमल्टेनियसली मैं किसी का नाम डाल सकती हूँ। लाइक मैंने एरे ही लिख दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे वेक्टर भी डाल सकती हूँ कोई भी अपने हिसाब से। और लिस्ट कभी भी एरर नहीं देगी, क्योंकि लिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है। देखो, मेरी यहाँ पे लिस्ट बन गई है। अब मेरे को अगर लिस्ट प्रिंट करानी है तो मैं ऐसे इस तरीके से इसमें प्रिंट करा सकती हूँ। अब जिस तरीके से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वैसे ही हम लिस्ट के एलिमेंट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लो मेरे को ये जो एरे लिखा हुआ है इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये कौन सी पोजीशन पे है, 1
और 2। अब पोजीशंस मैंने आपने पहली प्रैक्टिकल वाली वीडियो में आपको समझा दी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, इसको रन करूंगी और देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। इस तरीके से आप लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज क्रिएटिंग अ फैक्टर। देखो फैक्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको वेक्टर बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसको कैसे हम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वेक्टर है और आप अगर देख रहे हो ध्यान से तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 को ही रिपीटेटिवली लिखा है 3 टाइम्स। अब वेक्टर में अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो ये वैल्यू मेरी एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगी। बट अगर मैं इस वेक्टर को फैक्टर बना दूं तो देखो क्या वैल्यू आएगी। नाउ क्रिएटिंग अ फैक्टर, अब इस वेक्टर को मैं फैक्टर बना रही हूँ और फैक्टर बनाने के लिए मुझे फैक्टर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर लिखो और उसके बाद उसके अंदर जो भी आपको वैल्यू है वो डाल दो। यहाँ पे मैंने ये फैक्टर क्रिएट कर लिया है। अब इस फैक्टर को मैं प्रिंट कराती हूँ तो देखो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फैक्टर जो है वो सिर्फ यूनिक वैल्यू देता है, रिपीटेटिव वैल्यू नहीं देता। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर क्रिएट हो गया। इस तरीके से फैक्टर क्रिएट करते हैं, कैसे? फैक्टर फंक्शन का यूज करके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज डेटा फ्रेम। देखो डेटा फ्रेम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से समझना कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने से पहले मैं कई सारे वेक्टर्स बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम का वेक्टर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ राहुल, और क्या क्या नाम होते हैं, एक मिनट ढंग से लिखती हूँ, राहुल। देन इसके अलावा अमन, ठीक है, राहुल, अमन। देन सिमिलरली आगे एक और नाम लिख लेती हूँ, दैट इज नेहा, 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 ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पहला वेक्टर हो गया है। उसके अलावा एक और वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं एज से। सो एज लिख लेते हैं, दैट इज 21 23 24 23, ठीक है। मेरा दूसरा वेक्टर क्रिएट हो गया। और एक तीसरा वेक्टर्स भी क्रिएट कर लेते हैं मार्क्स के नाम से। तो मार्क्स लिख लेते हैं 85 85 90 एंड 95, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सी गड़बड़ हो गई थी, हाँ। तो मेरे तीनों वेक्टर क्रिएट हो गए। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो देखो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। मान लो std इस नाम से मैं एक डेटा फ्रेम जो है वो क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा डेटा, डेटा डॉट फ्रेम। देखो ये फंक्शन आ भी गया। तो इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम फंक्शन जो है वो यूज करके हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर मुझे क्या डालना होगा, जितने भी वेक्टर मैंने क्रिएट किए हैं ना वो सब मैं इसमें डाल दूंगी और ये समवट टेबल टाइप से मेरे को बना के दे देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपना एसटीडी को प्रिंट करा लेती हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम आ रहा है और आप देख सकते हो कि जब मैंने एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे एक टेबल टाइप भी बन के आ रही थी, ओके। अब इसमें और भी थोड़े फंक्शंस हैं, उनको समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को स्ट्रक्चर जानना है इस डेटा फ्रेम का, तो मैं str फंक्शन का यूज करूंगी और डेटा फ्रेम जो भी मैंने क्रिएट किया है std नाम से वो लिखूंगी। और यहाँ पे मेरा पूरा पूरा स्ट्रक्चर आ गया है कि क्या स्ट्रक्चर है ना, 3 ऑब्जर्वेशन है ऑफ 3 वेरिएबल, क्या क्या है सब कुछ पूरा डिटेल में आ गया। इसके अलावा मान लो मुझे अपने डेटा फ्रेम का जो मैंने क्रिएट किया है उसकी स्टार्टिंग की कुछ रोज चाहिए, कुछ हेडिंग्स चाहिए। तो उसके लिए मैं हेड फंक्शन का यूज करके अपना डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। हेड फंक्शन std डेटा std, और यहाँ पे हमारे पास जो भी हेडिंग्स है वो पूरी तरीके से आ जाएंगी। इस तरीके से ये काम करता है। अब मान लो मुझे कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे 3 कॉलम है, नेम, एज और मार्क्स के। अब मेरे को इसमें से कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना है। मान लो मेरे को एज का कॉलम सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं सेलेक्टिंग कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में से हमें कॉलम सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरा जो भी डेटा फ्रेम है उसको लिखना होगा, ठीक है। एंड दिस, अब मेरे को एक कॉलम चाहिए तो पहले जो होता है वो रो होता है, तो उसके लिए मैं कॉमा लगा दूंगी। देखो अगर मुझे रो चाहिए होगी तो मैं पहली वाली चीज लिख के बाद में कॉमा लगाऊंगी। अभी मेरे को कॉलम चाहिए तो मैं पहले कॉमा लगाऊंगी, देन उसके बाद मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगी। एज चाहिए तो एज वाले कॉलम का मैंने नाम लिख दिया और मेरा पूरा एज का कॉलम आ गया। अब मान लो मेरे को कोई रो चाहिए, ठीक है। रो देख लेते हैं। तो हमारी क्या क्या रो है यहाँ पे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे ही करके कुछ रो है। तो हमें मान लो फर्स्ट रो चाहिए तो मैं फर्स्ट लिख के बाद में कॉमा लगाऊंगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा और मेरी जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। इस तरीके से यहाँ पे आप रो और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से ये डेटा फ्रेम हमारा काम करता है। अब मान लो मुझे कोई एक नया कॉलम ऐड करना है, एडिंग न्यू कॉलम टू डेटा फ्रेम, मुझे एक नया कॉलम जो है अपने डेटा फ्रेम में ऐड करना है। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, कौन से फंक्शन यूज करने होंगे? तो देखो किस तरीके से ऐड करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो हमें क्या करना है, सी बाइंड फंक्शन का यूज करना है। जिस तरीके से मैंने आपको मैट्रिक्स में सी बाइंड फंक्शन बताया था ना, यहाँ पे भी हम सी बाइंड फंक्शन से ही काम करेंगे। देखो ऐड करने के तरीके कई सारे हैं, बट सी बाइंड फंक्शन ही आपको याद रखना है, क्योंकि सारे में सारी चीजों में वो चल जाता है एंड दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे std लिखना होगा, मेरे डेटा फ्रेम का नाम। उसके बाद मुझे लिखना होगा सी बाइंड, ठीक है, क्योंकि मेरे को सी बाइंड करना है, कॉलम बाइंड करना है। देन फिर से अपने डेटा फ्रेम का नाम मेरे को लिखना होगा, और उसमें मुझे क्या ऐड करना है, मेरे को एक ग्रेड का कॉलम ऐड करना है, तो मैं वो ग्रेड लिखूंगी और ये पूरा कॉलम क्रिएट करूंगी। ठीक है, तो ग्रेड क्या है, बी ग्रेड है, देन ए ग्रेड है, एंड देन उसके बाद बी ग्रेड, ए ग्रेड एंड ए ग्रेड। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगी। अब हम अपने डेटा फ्रेम को फिर से प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या उसमें ये कॉलम ऐड हो गया है या नहीं। तो देखो यहाँ पे एक ग्रेड का कॉलम आपको दिख रहा होगा जो ऐड हो गया है। ठीक है, ये ग्रेड वाला कॉलम। अब इसी के साथ देखते हैं कि अगर हमें एक नई रो ऐड करानी है तो उस केस में हमें कैसे करना होगा, एडिंग न्यू रो टू डेटा फ्रेम। देखो जो मैं ये लिख रही हूँ ना, ये कमेंट है और ये मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि बाद में भी अगर आप वीडियो देखो तो आपको ढंग से समझ आए। और आप भी अगर कभी कोडिंग करते हो तो ये जरूर लिखना, क्योंकि इसी से आपको बाद में चीजें याद रहती कि हाँ ठीक है मैंने उस टाइम पे ये चीज क्यों लिखी थी। सो यहाँ पे मैं एक नई रो बना लेती हूँ कि मेरे को एक न्यू स्टूडेंट ऐड करना है। सो आई एम क्रिएटिंग दैट। अब यहाँ पे मैं पूरा डेटा फ्रेम करके एक नई रो बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसे अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ऐड कर दूंगी। सो यहाँ पे हम नेम ले रहे हैं, दैट इज करण। ठीक है, उसके बाद हमें लिखनी है एज। सो एज इज 24। देन मार्क्स लिखने हैं, मार्क्स इज इक्वल्स टू 98। आपके भी ना ऐसे अच्छे अच्छे मार्क्स आने चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमें लिखनी है ग्रेड। हमने एक नया कॉलम ऐड किया था ना ग्रेड का, तो ग्रेड हमें लिखनी है ए ग्रेड। अब ये हमने करा लिया। कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, ओके। सो यहाँ पे वेरिएबल में अंडरस्कोर आना चाहिए। ठीक है, अब इसे करा लेते हैं। अब ये वाली जो नई रो हमने बनाई है ये हमें ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ऐड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, std आर बाइंड फंक्शन का यूज करना होगा, और यहाँ पे हम अपना जहाँ जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम का नाम है वो, और जो हमें नई रो ऐड करनी है वो दोनों चीजें हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, नाउ सी अनएक्सपेक्टेड एरर क्या हुआ है, अरे ओके आई हैव करेक्टेड std, ओके आई हैव करेक्टेड। नाउ इस फंक्शन को रन करते हैं और लास्ट में अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमारा डेटा फ्रेम में देखो ये फोर्थ रो जो है करण के नाम से वो ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आपको इसमें कॉलम और रो को ऐड करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंडीशन एंड कंट्रोल फ्लो। तो देखो कंडीशन एंड कंट्रोल फ्लो में हमारा इफ एल्स, इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स आते हैं। तो मैंने ये आपको ना थ्योरेटिकल वीडियो में बड़े अच्छे से समझाए थे। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से इसका कोड होता है और किस तरीके से काम करता है। तो देखो पहले हम समझते हैं इफ स्टेटमेंट को, कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड इफ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम ना कंडीशन देते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन सही है तो ये चीज प्रिंट हो जाए, बस ये चीज। अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो कुछ और प्रिंट होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x की वैल्यू असाइन करी है 10, उसके बाद मैंने लिखा इफ, यहाँ पे मेरा ये कंडीशन शुरू हुई ब्रैकेट के साथ, इफ x इज ग्रेटर देन 5। अगर x जो है वो ग्रेटर देन 5 है, देन उसके बाद हमारी आगे की कंडीशन शुरू होगी विद दिस कर्ली ब्रैकेट। तो प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं जो हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट हो जाए x इज ग्रेटर देन 5, तो ये वाली कंडीशन हमारी प्रिंट हो जाए। ठीक है, इतना स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्योंकि x की वैल्यू 10 थी, ये कोड हमारा प्रिंट हो गया। किस तरीके से शुरू हुआ, पहले यहाँ पे मैंने कंडीशन दी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में जो चीज होनी चाहिए अगर ये कंडीशन सही है तो वो चीज मैंने दे दी। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं इस वैल्यू को 2 कर देती हूँ,
ठीक है, यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को 2 कर दिया और इसको एग्जीक्यूट कराया। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ एक कंडीशन दी थी कि अगर x 5 से बड़ा है तो प्रिंट हो जाए, अगर नहीं है तो कंप्यूटर को पता ही नहीं कि क्या करना है, और यहीं पे एल्स स्टेटमेंट आता है। सो नाउ अंडरस्टैंड द इफ एल्स स्टेटमेंट। सो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला कोड ही कॉपी किया है, अब हम इसमें ना सिर्फ एल्स वाला स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स, फिर से हमारा कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन देंगे प्रिंट। क्या प्रिंट कराना है अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है? सो हमें प्रिंट कराना है दैट x इज स्मॉलर देन 5। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने पूरी यहाँ पे लिख दी है। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो देखो, जब हमने प्रिंट कराया, यहाँ पे लिखा है x इज स्मॉलर देन 5। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 10 कर देती हूँ तो देखो ये ऊपर वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, x इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरीके से इफ और एल्स स्टेटमेंट काम करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लूप्स। देखो लूप ना क्या करते हैं, कोड को रिपीट करते हैं। अब इस हमारे पास ना कई तरह के लूप है। पहले समझते हैं हम फॉर लूप को। तो अब सबसे पहले हम फॉर लूप को यूज करना सीखेंगे। फॉर लूप को यूज करने के लिए देखो हमें सबसे पहले एक वेक्टर बनाना होगा। तो मैंने नंबर लेने के लिए एक नम नाम से वेक्टर ये क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसमें मैं नंबर ले रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये वेक्टर को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया। अब हमारा फॉर लूप शुरू होगा। मुझे क्या करना है कि मुझे फॉर लूप को यूज करके ये जो नंबर है, ईच नंबर को प्रिंट कराना है। 1 बाय 1 सारे नंबर प्रिंट हो जाए, मुझे ये फॉर लूप की हेल्प से करना है। तो देखो, मुझे पता है कि मेरा लूप जो है वो कितनी बार चलेगा, वो 6 बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है। तो जब भी डेफिनेट होता है तब आप फॉर लूप का यूज करते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर, उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करना है और यहाँ मेरे को लिखना है फॉर लूप किस में चलेगा। तो फॉर नम इन नंबर्स, कि फॉर लूप किस में चलेगा, ये नंबर्स में चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर नम्स इन नंबर, इन नम। नम मतलब ये हमारा जितनी बार चलना चाहिए, ये नम जितनी बार चलना चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मेरी आगे की कंडीशन हम एग्जीक्यूट कराते हैं कि फिर ये इतनी बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए और फिर 6 के लिए। तो ये क्या करे, क्या काम करे ये? तो ये प्रिंट करा दे इन्हीं नंबर को। ये ऊपर लिखा गया गलती से। सो ये क्या करे, ये इन्हीं नंबर को प्रिंट करा दे। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट नम, कि ये जो नम्स है इसको प्रिंट करा दे। तो पहली बार जब लूप चलेगा नम में, नम मतलब इसमें, तो पहली बार जब नम में लूप चलेगा तो ये जो नम्स है इसकी वैल्यू होगी 1। तो ये नम्स को जब प्रिंट कराएगा तो 1 प्रिंट कराएगा। दूसरी बार ये 2 प्रिंट कराएगा। अब चलो एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट कराया है। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। तो यहाँ पे जब मैंने कोड को एग्जीक्यूट कराया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे नंबर जो है वो प्रिंट होके आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर लूप जो है वो काम करता है। नाउ व्हाइल लूप पे चलते हैं और समझते हैं कि व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। देखो, व्हाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमें कितनी बार लूप को यूज करना है। तो अब यहाँ पे हम व्हाइल लूप का यूज करके जितने नंबर्स हैं उनका सम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, पहले मैंने सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसकी वैल्यू मैंने 0 असाइन करी है। ठीक है, आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने और उसकी वैल्यू जो है आई नाम के वेरिएबल की मैंने 1 असाइन करी है। ठीक है, इतना काम हो गया। फिर उसके बाद मैं अपना लूप शुरू करूंगी। तो मैं लिखूंगी व्हाइल जब तक, फिर मैं अपनी कंडीशन दूंगी। मेरी कंडीशन क्या है कि जब तक आई जो है वो इक्वल ना हो जाए या छोटा ना रह जाए किससे, 5 से। ठीक है, तब तक इसे क्या करना है, तब तक फिर अब मैं कंडीशन दूंगी कि अब कितनी बार, जब तक ये आई जो है 5 के इक्वल ना हो जाए, तो तब तक क्या हो कि ये कंडीशन चलती रहे। अब कंडीशन क्या है वो मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है कि जो सम है वो क्या हो जाए, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। मतलब जब पहली बार कंडीशन चलेगी, आई 1 है, ठीक है, पहली बार कंडीशन चलेगी, सम की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आई की वैल्यू 1 है। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हो जाएगा। सम प्लस कंट्रोल Z, यहाँ पे ये सम प्लस आई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब पहली बार ये चलेगा तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये दूसरी बार चलेगा तो दूसरी बार में हमारी सम की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो गई है, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो जाएगी। तो हमारी 1 में 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन का मतलब क्या है कि सम इज इक्वल टू सम में आई प्लस हो जाए। तो यहाँ पे 1 + 2 हमारी जो सम की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, और इसी तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। तो अब एक बार इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। और इस कोड में थोड़ा सा एडिशन और करना है मेरे को। इसमें हमें ये कंडीशन भी लिखनी होगी कि i इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू i प्लस 1, वरना क्या होगा कि i की वैल्यू हमेशा एक ही रह जाएगी। अगर मैं ये वाली कंडीशन नहीं दूंगी ना तो हमेशा i की वैल्यू 1 ही रह जाएगी। बट मैंने ये कंडीशन देके ये कह दिया है कि i की वैल्यू हर बार जब भी लूप चलेगा एक ऐड ऑन हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन की हेल्प से जो इनफाइनाइट लूप है वो रुक जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में जो सम वाली वैल्यू है उसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। अब इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सो यहां से मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाना चाहिए, सम प्रिंट होके आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि आंसर प्रिंट होके कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। सारी वैल्यू 5 तक ऐड होके आ गई है। तो इस तरीके से हमारा व्हाइल लूप काम करता है। ये कोड आई होप आपको समझ आया होगा। आपके एग्जाम में ऐसे कोड नहीं आने बहुत ही हार्ड, तो इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल कोड आपको बताया ताकि आप बस चीजें समझ लो। एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि बहुत ही हार्ड कोई कोड आपको उठा के दे देते कि लो ये कोड आप करके दिखाओ, नहीं, इतने हार्ड कोडिंग नहीं आते। उन लोगों को भी पता है कि यू आर नॉट अ बीटेक स्टूडेंट, या आप कोडिंग वाले स्टूडेंट नहीं हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। तो बेसिक कोड बस आपको समझ आना चाहिए, वाइवा में अगर चीजें पूछी जाए तो आप बस कर पाओ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट का यूज। देखो नेक्स्ट भी मैंने आपको थ्योरेटिकल वीडियो में पढ़ा दिया था। नेक्स्ट में क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम नेक्स्ट में असाइन करते हैं वो वैल्यू को ये स्किप कर देता है। अब देखो ये कैसे होगा, मैं यहाँ पे कोड लिखती हूँ, फॉर आई, कोड लिखना शुरू करती हूँ, फॉर आई इन 1 to 10, मतलब जो आई है ना वो 1 से लेके 10 तक की वैल्यू के लिए रन करेगा। ये मेरा कोड अभी तक का कह रहा है। अब इसमें कि मैं क्या है कि एक कंडीशन दे देती हूँ, और कंडीशन क्या है कि इफ अगर i इज इक्वल्स टू 2, अगर i की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाए, तो फिर नेक्स्ट हो जाए। यहां पे लिख देती हूं मैं नेक्स्ट, ओके। तो अगर i की वैल्यू 2 होगी तो ये ना नेक्स्ट पे चला जाएगा, मतलब ये इसको i को प्रिंट नहीं करेगा, मतलब 2 वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, और नेक्स्ट पे ये रन कर जाएगा। और फिर मुझे क्या कराना है, मेरे को सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो मैं लिख देती हूँ प्रिंट i। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और मैं एग्जीक्यूशन से ये मान रही हूँ कि इस कोड में क्या होना चाहिए कि 2 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे सारी वैल्यू प्रिंट हो गई है, बट एक वैल्यू मिसिंग है, दैट इज 2, क्योंकि नेक्स्ट क्या करता है, जो भी वैल्यू आप उसे देते हो ना उसको छोड़ के वो सारी वैल्यू आपको प्रिंट कराता है। तो इट इज यूज्ड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज यूज्ड टू स्किप द वैल्यू। किसी भी वैल्यू को स्किप करने के लिए हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। सो इसी के साथ आपका यूनिट 3 का प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई भी डाउट है, कुछ आप वहां बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 4 का प्रैक्टिकल कराऊंगी, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स आप सबको सिखाऊंगी। एंड इस वीडियो को ध्यान से देखने से पहले थ्योरेटिकल वाली वीडियो जरूर देख लेना। सो थैंक यू।